कल जो कि हमने कल कुछ देखा था कि हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारणों से, और कुछ कंप्लेन्स भी आ रहे थे। ठीक है, तो हमने उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और उस पे हमने जब एनालाइज किया, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हमने जो कि लाए हैं उसके लिए कि आप जो कंप्लेन्स जो आ रही थी कि जैसे बोला जा रहा था, उसको कुछ कंप्लेन्स में ये था कि बहुत सारे कंटेंट इसमें डाले जा मतलब डाल दिया जा रहा है। ठीक है, अननेसेसरली हमें शॉर्ट में चाहिए सारी वीडियोस, मतलब लगभग जो कंटेंट में डाल रहा हूँ उसमें से शॉर्ट में चाहिए होंगे। ठीक है, कुछ वन लाइनर्स भी हमें मतलब मिल जाए ऐसा कुछ। ओके, ये सारी चीजें ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि आप लोगों को मतलब लगभग शॉर्ट में सभी चीजें होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो कुछ समय अगर आप आरईओ की पहले पिछली जो हमने आरईओ की तैयारी की थी उसमें अगर देखें तो हमारे पास उसमें एकदम लिमिटेड टाइम था। ओके, और उसमें जो इंजीनियरिंग का जो पोर्शन था वो काफी कम कवर करता था उस समय पे। ठीक है, तो अगर हम केवल उस समय पे कम से कम मतलब कम से कम समय में हम जल्दी से जल्दी तैयारी कर सके, इसलिए हमने ऐसा क्लास डिजाइन किया था कि हम कम से ज्यादा सिलेबस तैयार कर सके। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारे पास क्वेश्चंस का जो वो है बहुत सारा क्वेश्चन, उसकी क्राइटेरिया भी बढ़ चुकी है, और सिलेबस हमारा जो भी वो भी है आरएचओ के केस में वो बढ़ चुका है। तो इस समय ऐसा है कि अगर हम क्वेश्चंस को देखें, अब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का भी देखिए, अभी मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को। ठीक है, लास्ट ईयर के जब प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्टली, कि आप डायरेक्टली एक क्वेश्चन पढ़िए और उसके कुछ एक पॉइंट में आंसर्स हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर प्रीवियस आरईओ के कुछ क्वेश्चंस देखिए आप उठा के, कि आप जब तक उसको डीपली बिना किसी वो के नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि हमारे फील्ड में पडलिंग क्यों किया जाता है। ठीक है, कि आप कैसे बिना पढ़े उस चीज का आंसर कैसे रिस्पॉन्स कर पाएंगे उस चीज के लिए, कि अगर पडलिंग की मैं बात करूं एक फील्ड में, अगर फील्ड में अपन पडलिंग करते हैं तो वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब मुझे अगर रिस्पॉन्स करना है इसका, जो कि आंसर मुझे अगर रिस्पॉन्स करना है इस चीज के लिए, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पडलिंग जो हम लोग फील्ड में करते हैं क्यों करते हैं, किस क्रॉप के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या है और उससे इफेक्ट क्या हो रहे हैं हमारे फील्ड में। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा डायरेक्टली, आप वन लाइनर से अगर रट लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास पडलिंग जो ये होता है, हम लोग पडलिंग करते हैं किस क्रॉप के लिए करते हैं, पैडी फील्ड के लिए। ठीक है, डायरेक्टली किस क्रॉप के लिए किया जा रहा है, पैडी फील्ड के लिए। कितना पानी होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, कौन से कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और कितने दिन बाद हमें सोई कर, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। लेकिन जो एक्चुअल इसका रीजन है कि पडलिंग क्यों किया जा रहा है, वो चीज मैं उस वन लाइनर में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसलिए जो हमारे कंटेंट इसमें डाले जा रहे हैं आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से करने के लिए, ताकि आप उस पर लॉजिक कर सके और उस चीजों को ऑटोमेटिकली आप खुद से डिसाइड कर सके कि क्या सही है और उसमें क्या गलत हो सकता है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगर मैं पडलिंग की बात करूं तो पडलिंग जो हमारे फील्ड में किया जाता है उसमें चार ऑप्शंस थे, और ऑफ कोर्स उसमें से ऐसे ऑप्शंस भी थे जो काफी रिलेट करते हैं कि पडलिंग क्यों किया जाता है पैडी फील्ड में। ठीक है, लेकिन उसमें से एक ऐसा ऑप्शन था जो कि क्रिएटिंग द इम्परमिएबल लेयर, लेकिन वहां पे किसी ने नहीं सोचा, और मोस्ट ऑफ द लोगों के जो कि गलत हुए थे उस क्वेश्चंस में इंजीनियरिंग सेक्शंस में। तो ऐसी गलती ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके आपके लिए आपके आरएचओ एग्जाम में। ठीक है, और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ऐसे ट्विस्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन एकदम नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसमें जो ट्विस्टिंग हो रही है क्वेश्चंस की, उसको आप समझिए, तो जब तक आप उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे आप चीजों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसमें अगर पडलिंग हम क्यों करते हैं, तो पडलिंग करने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पडलिंग करते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप सबसे पहले देखिए कि हम पूरे फील्ड को पानी से भर देते हैं। ठीक है, पानी से भरने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, या तो कल्टीवेटर चलाते हैं या तो हम रोटावेटर चलाते हैं। ओके, जो भी हम लोग चलाते हैं उसमें उसको मडी मडी कंडीशन में लाने के लिए। ओके, अब जब मडी कंडीशन में आ गया वो पूरा, हम कल्टीवेटर चला लिए उसको, हमने पूरा मडी फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कि उसमें एक लेयर बचता है, सरफेस लेयर। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, तो अब उसमें क्या एक्शन होता है कि जो बड़े पूरे पार्टिकल्स जो फैले हुए हैं, मड कंडीशंस बना हुआ है, उसमें क्या होगा, बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो पहले सेटल डाउन होंगे, फिर स्मॉल पार्टिकल्स जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे, फिर उसके सबसे फाइनेस्ट जो लेयर होगा वो ऊपर में सेटल डाउन होगा। ठीक है, जब इतनी प्रोसेस जब हो जाएगी तो उसमें क्या दिखेगा कि जो ऊपर में जो वाटर लेवल है वो अलग हो जाएगा और मिट्टी सेपरेट हो जाएगी। फिर जो ऊपर में जो वाटर लेयर पूरा एकदम जो क्ले का जो लेयर बनता है, काफी जो सतह है उसको अगर हम देखें वहां से पानी अगर निकालें तो उसमें जो एकदम सबसे
अगर कहें तो हम चिकना लेयर जो बनता है, ठीक है, तो वो चीजें क्या है वहां पे, वो जो जो बनती है वहां पे, वो इसलिए बनाया जाता है कि वहां पे इम्परमिएबल लेयर क्रिएट किया जा सके, ताकि जो एक्सेस वाटर है हमारे सरफेस में वो अंदर और ना जा सके हमारे पैडी फील्ड में, और हमारा जो क्रॉप है, हम लोग जो फसल लगाए हैं उस जगह पे, उसके लिए पर्याप्त पानी अवेलेबल हो। हम इन्फिल्ट्रेशन को उस समय, कुछ समय के लिए, हम ज्यादा समय के लिए नहीं रोक सकते उसको, लेकिन जिस समय तक हमारे क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट है उस समय तक के लिए हम फील्ड में पानी को रोक कर रख सके, इसलिए यहाँ पे पडलिंग की जाती है। एक छोटा सा देखिए, एक छोटा सा आंसर है वहां पे, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। और अगर आप वन लाइनर में ही अगर उसको ऑफकोर्स याद कर सकते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आरएचईओ के एग्जाम्स में। ये कुछ क्वेश्चंस जो कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स की जो कंप्लेन आ रही थी इसके बारे में कि अगर इसमें बहुत सारे सर कंटेंट बहुत सारे डाल दे रहे हैं एज इट इज जो बुक्स में है। ऑफ कोर्स आप बुक्स में है, आप ऑफ कोर्स उसको पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, बिल्कुल मैं नहीं कहता उसके लिए, आप बुक्स में उसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप जो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले कुछ और भी क्लासेस ली हुई है कि आप लोगों की जो कि बीएससी एग्रीकल्चर से कुछ स्टूडेंट्स जो हमने एक उसमें सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी करके, ठीक है, उससे भी सब्जेक्ट मैंने लिया हुआ है। तो उसमें मैंने देखा कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद भी, क्योंकि वो एक बेसिक सब्जेक्ट होता है, आपके लिए एकदम फॉरेन सब्जेक्ट होता है। अगर आपकी पूरे सिलेबस की मैं बात करूं तो आपके लिए एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, जिसको आपको एक बार में पढ़ पाना काफी मुश्किल होता है, और एक बार में आप उतना ग्रेस्प भी नहीं कर पा सकते। ठीक है, इसलिए मेरा इतना सारा एक्सप्लेनेशन देने का पीछे के रीजन जो है वो यही है कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्रेस्प कर सके और ज्यादा से ज्यादा आपकी समझ हो उस चीज पे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट में जो डाले हुए हैं देखिए, हार्ट ऑफ द सोइंग मशीन, ठीक है, तो हार्ट ऑफ द सोइंग मशीन, अब किसको बोलेंगे हम लोग हार्ट ऑफ द सोइंग मशीन? ऊपर करिए। हाँ नहीं, उसी वाले में करिए, सेकंड, हाँ, हार्ट ऑफ द सोइंग मशीन। ओके, सो हार्ट ऑफ द सोइंग मशीन हमारा कौन सा चीज है? तो अगर हम देखें, सीड बॉक्स, सीड ट्यूब, सीड मीटरिंग मैकेनिज्म, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हार्ट हम किसको बोलेंगे? तो जब तक मैं इसमें कंपोनेंट्स, उसके जो सीड मीटरिंग जो हमारी डिवाइस है, ठीक है, जैसे कि हमारा सीड जो सीड मीटरिंग मैकेनिज्म है, सीड ड्रिल हम जो बोलते हैं जिस मशीन को, अभी मैं नेक्स्ट क्लासेस में और भी अपकमिंग क्लासेस में आएंगे ये सारी चीजें, सीडिंग एंड हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स में, तो ये जो है उसी से क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जब तक मैं सीड ड्रिल के बारे में आपको इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, उसके पार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, उसमें जो और अदर कंपोनेंट है क्या रोल प्ले करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, इसमें क्या है कि सीड मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे जो हार्ट ऑफ द सोइंग मशीन होता है वो होता है हमारा हार्ट ऑफ द हमारा सोइंग मशीन का क्या होता है, सीड मीटरिंग मैकेनिज्म। तो सीड मीटरिंग जो मैकेनिज्म होता है, सीड मीटरिंग मैकेनिज्म जो होता है वो इसलिए दिया जाता है कि हम जो सीड्स हैं उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप एक पर्टिकुलर वे में स्पेस मेंटेन करते हुए एक पर्टिकुलर डेप्थ पे हम उसको प्लेस कर सके, इसलिए वहां पे सीड मीटरिंग मैकेनिज्म दी जाती है, और उसी को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द सोइंग मशीन। तो ये चीजें हैं, एक क्वेश्चन के आंसर्स के पीछे इतने सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, तो जब तक आप उसे नहीं समझेंगे आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द पर्पस ऑफ कट ऑफ वॉल इन ड्रॉप स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले ड्रॉप स्ट्रक्चर, इसको अगर मैं एक लाइन में दे दूं तो ऑफकोर्स मैं एक आंसर भी बता देता हूं, तो पर्पस ऑफ कट ऑफ वॉल इन ड्रॉप स्ट्रक्चर। अब ये ड्रॉप स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ड्रॉप स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो ड्रॉप स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं इसके लिए, तो सबसे पहला ये होता है कि जब हमारी जो वाटर है, ठीक है, ड्रॉप स्ट्रक्चर हमारे डेम्स में जो बनी होती है, ठीक है, जो छोटे छोटे चेक डैम्स हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग ये ड्रॉप स्ट्रक्चर यूज करते हैं वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको डेसिपेट, मतलब
कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। जब डैम से इतना तेजी से इतने अमाउंट में वाटर छोड़ा जाता है, तो होता क्या है कि अगर हम वहां पे हम ड्रॉप स्ट्रक्चर ना बनाए, ठीक है, अगर हम ड्रॉप स्ट्रक्चर ना बनाए, अगर वाटर की काइनेटिक एनर्जी को लॉस ना करें, तो वो सारी चीजों को बहा के ले जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये इसका रीजन है कि ड्रॉप स्ट्रक्चर हमारा क्यों बनाया जाता है। तो ड्रॉप स्ट्रक्चर हमारा क्यों बनाया जाता है, इसलिए प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्लाइडिंग, तो इसलिए क्यों क्यों किया जाता है। और ये दूसरी भी चीज उसका पर्पस रहता है ड्रॉप स्ट्रक्चर का, हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम डेसिपेट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा प्रोवाइड स्लाइडिंग अगेंस्ट अगेंस्ट स्लाइडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर हम उस चीजों को नहीं जानेंगे, ठीक है, ड्रॉप स्ट्रक्चर जो बन रहा है हमारा स्लाइडिंग के लिए, क्योंकि हम वहां पे जब डेसिपेट करते हैं तब वाटर की हमारी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस वाटर की एनर्जी कम हुई, लेकिन हमारा किस लिए, हमारा मेन पर्पस क्या है उसके पीछे का, ताकि हम जो प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्लाइडिंग, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर वो सामने के एरियाज को वो पानी के वाटर के फोर्सेस के कारण वहां पे अगर कोई एरिया कैविटी क्रिएट होती है, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा उसके कारण। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्लाइडिंग, ये हमारा इसका आंसर होगा। द पंप यूज्ड इन विंड मिल। ठीक है, अब देखिए कि विंड मिल में कितने टाइप के पंप्स होते हैं। तो इतने सारे हमारे पास पंप्स अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा पंप हम लोग यूज करेंगे। तो इसका सभी देखिए, इसमें सारे पंप के टाइप है हमारे, डायफ्राम टाइप पंप, रोटर टाइप पंप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप से। तो ऑब्वियसली जब आप जानेंगे कि ये हमारे पंप्स है, तब हम ये लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे कि हमारा ये आंसर ये होगा। ओके, मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, टेस्टिंग प्रोसेस यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड सीड रेट इज इंश्योर्ड बिफोर द ऑपरेशन ऑफ सीड ड्रिल इज स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली कॉल्ड। तो अगर हम किसी भी चीज को टेस्टिंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, जनरली हम टेस्टिंग ही बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, उसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं उस चीज को, हम क्या बोलेंगे उसको कि मतलब टेस्टिंग प्रोसेस जिसको हम यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, मतलब अगर सीड ड्रिल की जब बात कर रहा है वो, तो सीड ड्रिल का यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, मतलब उसमें सीड जो प्रॉपरली गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, उसको टेस्ट करना। ऑब्वियस सी बात है, हम टेस्टिंग बोलेंगे उसको। ठीक है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर जो टर्म डिसाइड किया गया है उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल। ओके, कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल, तो ये है उसके लिए, देखिए कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल बोलते हैं हम इस पर्टिकुलर टर्म्स को। ओके, फिर है साइज ऑफ ट्रैक्टर टायर्स। देखिए, मैंने कुछ दिन उस दिन आप लोगों को इसके बारे में बताया था, टायर प्रेशर ये सब के बारे में, तो टायर के बारे में भी देखिए कि अब देखिए यहाँ पे टायर के बारे में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, मैंने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए, फिर भी देखिए कि टायर से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, टायर से क्वेश्चन आए हैं कि उसकी सेक्शनल हाइट, किससे हम लोग उसके टायर की जो कि साइज को मेजर करते हैं। ठीक है, तो टायर की जो साइज है उसकी मेजर किया जाता है इसकी सेक्शनल हाइट और उसका रिम डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है और उसकी सेक्शनल हाइट कितनी है। ओके, ये चीजें हैं उससे मेजर की जाती है। माउंटेड टाइप से ड्रिल अटैच्ड टू द ट्रैक्टर। अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि कौन सा हमारा कितने पॉइंट के तरह के इंप्लीमेंट्स होते हैं, कितनी तरह के उसमें लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, हम लोग कैसे लिंक लिंक करते हैं अपने इंप्लीमेंट्स को, अपने ट्रॉली को है, और भी हमारे जो ट्रैक्टर के साथ जो हम लोग ज्वाइन कर पाते हैं अपने ट्रैक्टर्स में। ठीक है, आइदर थ्री वन वन सिंगल पॉइंट से वो कनेक्ट होता है, टू पॉइंट से कनेक्ट होता है, थ्री पॉइंट लिंकेज से। ठीक है, तो अलग अलग तरह का से वो उसमें तरीके से वो ट्रैक्टर में अटैच होता है हमारे, ये उसी उसी को बोलते हैं। तो इसमें पहले पर्टिकुलरली स्पेशली दिया है माउंटेड टाइप से ड्रिल। तो जब ये माउंटेड टाइप स्पेशली बोल दिया गया है, ठीक है, तो माउंटेड टाइप से ड्रिल अटैच टू ट्रैक्टर, तो माउंटेड टाइप सीधी सी बात है वो थ्री पॉइंट सिस्टम से ही होगा। ठीक है, तो आपने अगर पहले से सिंगल लाइन में आपने बस वो कर लिया है कि आप आपको सीड ड्रिल किस पॉइंट से अटैच होता है, केवल यहाँ पे आपको मैं दे सकता हूँ कि आप लोगों को सीड ड्रिल अटैच होता है थ्री पॉइंट लिखे से, लेकिन माउंटेड इसने अलग से लिख दिया कि ये कंफ्यूज करने के लिए। ओके, सो इसीलिए हमारा जो कि अपना ये है कि आप उस चीजों को जाने और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसी यही भी हमारा जो कि रीजन है इसके पीछे का कि हम लोग इतने सारे कंटेंट इसमें ऐड किए हुए हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स अब जिन लोगों को इससे डाउट था कि जो कंप्लेन्स आ रही थी, आई होप सो उनका डाउट्स क्लियर हो गया होगा, जो लोग हम बच्चे कंप्लेन आर कर रहे थे। ऑफ कोर्स, सो आज की क्लास हम फिर अब नेक्स्ट अपने जो सेशंस है उसमें आप रेगुलर करते हैं, जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, चल रही थी।